ठीक है, हेडिंग डालिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये थोड़ा सा आप लोग 9th में, किस क्लास में ग्रेविटेशन है? 9th में। तो उसमें आपने पढ़ा है ये कि जैसे कोई भी दो बॉडी, एक बॉडी का मास m1 है, एक बॉडी का मास m2 है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली फोर्स लगाती हैं। तो ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है? ये फोर्स आपका m1, ये फोर्स आपका m2 और ये फोर्स आपका इनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर लॉ इसको बोलते हैं। तो इसका मतलब ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑल टुगेदर इट डिपेंड्स ऑन 3 थिंग, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो जब ये f की जब ये हटता है ये, तो g इसको बोलते हैं हम लोग, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये आपका फॉर्मूला होगा। लेकिन फोर्स क्या है? फोर्स आपका वेक्टोरियल क्वांटिटी है। ये क्लास 10 तक तो सही था, ये क्लास 9th में जब पढ़े थे तो वेक्टर तो बताया नहीं गया था। तो यहाँ तो, लेकिन ये चीज़ क्या है आपका? ये आपका एक वेक्टर है, यानी कि फोर्स का एक डायरेक्शन होता है। तो इस केस में इंट्यूटिवली आप लोग क्या बोलते हो? फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? अट्रैक्ट करता है। मतलब अगर मैं इसको ओरिजिन पे रख दूँ, इस चीज़ को मैं ऐसे ओरिजिन पे रख दूँ, ठीक है, तो ये फोर्स अगर मान लेते ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये फोर्स तुम्हारा क्या है बेसिकली? ये अगर इधर पॉजिटिव है तो ये फोर्स हमेशा नेगेटिव, मतलब ये अट्रैक्ट हो रहा है बेसिकली। तो इसको अगर ये मैग्नीट्यूड वाइज समझ में आ गया। अगर इसको वेक्टर में समझा जाए बड़ा क्लियरली कि मान लो एक बॉडी यहाँ पे है जो मास m1 है, एक दूसरी बॉडी है मास m2 है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं r2 है। क्लियर? r1 r2 क्या चीज़ आपका है? ये पोजीशन वेक्टर है, मास m1 और मास m2 की पोजीशन को बता रहा है, ठीक है? तो तुम्हें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो वेक्टर के लैंग्वेज में क्या हो जाएगा? इसका नाम दे दो चाहो OAB। तो वेक्टर में क्या होता है? OA प्लस AB, OA प्लस AB किसके बराबर होगा? ये OB के बराबर होगा। तो वेक्टर AB किसके बराबर होगा? OB माइनस OA। OB माइनस OA कितना हो गया तुम्हारा? ये R2 माइनस R1। ये आपका वेक्टर, लेकिन हमें वेक्टर से मतलब नहीं है, हमको क्या चाहिए? बीच का दोनों के मैग्नीट्यूड, यानी कि तुम्हें यही, दिस इज़ नथिंग बट, हाँ, इसी को हम लोग मैग्नीट्यूड चाहिए। ये AB का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये क्या हो गया? R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये फार्मूला हमारा वेक्टोरियली क्या हो जाएगा? ये जो फोर्स हो जाएगा ये हो जाएगा G m1 m2 अपॉन R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। अभी इसमें कैच है, क्या कैच है? ये अभी केवल यहाँ पे मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया गया है। यहाँ केवल अभी क्या बता रहा है? ये मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कहाँ बता रहा है? ये तो डायरेक्शन किधर से किधर होगा? अब अगर m1 की बात करोगे तो m2 इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। मान लो इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, 1 के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये R2 माइनस R1 का डायरेक्शन क्या है? AB, मतलब ये डायरेक्शन इधर है आपका, मतलब इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? R2 माइनस R1। तो किसी डायरेक्शन, इसका वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R2 माइनस R1 का मॉड। ये समझ में आ रहा है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? R2 माइनस R1 का ये यूनिट वेक्टर हो गया। तो यूनिट वेक्टर में ये क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1। अब पूरे का कैप ना लगा के ना हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं। चलो मैं कैप लगा देता हूँ, ये पूरे का कैप है बेसिकली। ये R2 माइनस R1 का क्या है? यूनिट वेक्टर। लेकिन ये किधर होगा? ये आपका इस साइड नहीं है, ये आपका अट्रैक्ट होगा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, F वेक्टर इक्वल टू माइनस G m1 m2 अपॉन R2 माइनस R1 का स्क्वायर। और इसकी वैल्यू अगर ये रख दोगे तो क्या आ जाएगा? R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 का मॉड। समझ में आई? तो फाइनली ये वैल्यू क्या आ जाएगी? हाँ, क्यूब हो जाएगी। तो क्यूब लिखने का ये मतलब नहीं हुआ है कि ये क्यूब लॉ पे डिपेंड कर रहा है। ये केवल क्या बताने की कोशिश कर रहा है? डायरेक्शन बताने की कोशिश। तो ये आपका इसका वेक्टोरियल साइन हो गया। इन ए नट सेल, बहुत अगर दिमाग नहीं काम कर रहा है
तो ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है, बस सिंपल क्या करना है, इन दोनों बॉडी के बीच का फोर्स का मैग्नीट्यूड ये होता है। इस बॉडी के लिए ये मास किधर आएगा, इसके पास आएगा। तो वेक्टर में चूंकि हम लोग डायरेक्शन भाई 2 मास है तो ठीक है, कल को मल्टीपल मास हो गए तो तुम्हें फोर्सेस को ऐड करना पड़ेगा। और फोर्सेस कैसे ऐड होंगी, नॉर्मली न्यूमेरिकली तो ऐड हो नहीं सकती हैं। फोर्स को ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा ये चीज़ समझ में आना चाहिए। इसको लिख लीजिए आप लोग। तो इसी को हम लोग R लिख दें, इसको R2 - R1 लिखने के बजाय सिंपल क्या लिख दें, इसी को हम R लिख देते हैं। चलो R क्या है बेसिकली, R2 - R1। तो ये फार्मूला बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया, क्या हो गया, F का F क्या हो गया, F = -GM1 M2। हाँ, R चाहो तो R² लिख दो इस तरह, और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका R कैप, या दूसरा क्या हो जाएगा, R कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, R वेक्टर अपॉन मॉड R, और नीचे आपका क्या है, मॉड R -GM1 M2 R डिवाइड बाई R³। और R क्या है, R वो वेक्टर है जो आपके इस डायरेक्शन में है, तो इसका अपोजिट या माइनस बता रहा है फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, देखो एग्जाम्पल जो 8.2 है, ये किस कॉन्सेप्ट पे, इस कॉन्सेप्ट पे ऐसे समझ लो, ध्यान से देख लो। पहले मान लो यहाँ पे एक मास M1 पार्टिकल है, यहाँ पे M2 पार्टिकल है, यहाँ पे M3 पार्टिकल है, ऐसे मान लो बहुत पार्टिकल है, मान लो M4 है। तो ये बेसिकली फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल मासेस बोल सकते हो। मान लो तुम्हें M1 पे फोर्स कैलकुलेट करना है, तो M1 को M2 क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, है। मान लेते इसके बीच की डिस्टेंस मान लो तो मैं R12 बोलता हूँ, तो ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, जो F2 बिकॉज ऑफ 1, F1 बिकॉज ऑफ 2, F12 में पूछा कितना होगा ये, तो ये GM1 M2 बाई R12 का स्क्वायर, इसका डायरेक्शन इधर होगा। अच्छा, इस 2 के चलते, ये 3 के चलते इसका डायरेक्शन इधर होगा। M1 पे बात हो रही है केवल कि M1 के पे टोटल कितना फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा आपका, जो F1 पे 3 है, ये क्या हो जाएगा, GM1 M3 अपॉन R13 का स्क्वायर। ये मैं सीधे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, यानी कि इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R13। तो सिमिलरली ऐसे बहुत सारे फोर्सेज हैं। तो अगर पार्टिकल यूनिट पे आपको टोटल फोर्स पूछा गया तो क्या करोगे, जो F12 है उसका वेक्टोरियल सम करोगे, इन सब का क्या करोगे, वेक्टोरियल सम, ये टोटल फोर्स एट 1 आ जाएगा। जैसे एक पार्टिकल को कई तरफ से लोग खींच रहे हैं, तो पूछा गया नेट फोर्स क्या होगा, तो नेट फोर्स क्या करोगे, सभी फोर्सेस को ऐड करोगे लेकिन वेक्टोरियली ऐड करोगे। इज इट क्लियर। तो चाहो तो छोटा सा लिख लो। उसी कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक आपका ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंड पे 3 इक्वल मासेस रख दिए गए हैं। तो मान लो ये मास m है, मास m है, मास m है, और मास 2m कहाँ पे रखा गया है, G पे। G मतलब क्या है, जो इसका, हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है। इस पॉइंट पे एक मास 2m रख दिया गया है। तो पूछ रहा है कि इस 2m पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, 2m पे टोटल फोर्स कितना लगेगा। हाँ, तो इसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसमें नंबरिंग, हाँ, इसमें नाम दे दो, जैसे ये A है, ये B है, ये C है, और इसका नाम दे दो G है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो G वाले पॉइंट पे जो मास 2m है, इस पे टोटल फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो ये AG, BG एंड CG इज गिवन 1 मीटर, मतलब ये इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे A के चलते कितना फोर्स लगेगा, ये फोर्स का डायरेक्शन कितना होगा, इसका मैं नाम दे दूं अगर F एट G बिकॉज ऑफ A, ये फोर्स कितना होगा, इसको ये बात में रखते हैं, वेक्टर बाद में बनाते हैं। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, GM इंटू 2m डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर, है ना।
तो ये वैल्यू कितनी हो गई 2m स्क्वायर इंटू जी, लेकिन ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। और इधर वाला जो ये फोर्स है आपका, ये कितना है एफ जी बी, सब कुछ सेम डेटा है तो ये भी सेम ही आएगा 2m स्क्वायर जी, और ये आपका एफ जी सी जो है ये भी आपका 2m स्क्वायर जी। यहाँ तक ठीक है। लेकिन अब तुम्हें इसको वेक्टोरियली ऐड करना है, तो वेक्टर जब भी ऐड करना होता है तो हमें इसे क्या करना है, कंपोनेंट में निकाल लो। तो क्या करते हैं, हमें काम करो, इसको एक मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम ओरिजिन मान के इसको हम लोग ऐसे एक्सिस सिस्टम बना लेते हैं। यानी कि ये आपका क्या हो गया वाई एक्सिस, ये आपका हो गया वाई डैश एक्सिस, इधर आपका हो गया एक्स डैश और इधर हो गया आपका एक्स। समझ में आ गया। अब टोटल 3 फोर्स है, तो एफ जी ए का डायरेक्शन किधर है, वाई की तरफ हमारा यूनिट वेक्टर क्या होता है जे कैप। तो यानी कि जो एफ जी ए है हमारा, एफ जी ए जो फोर्स है दिस इज नथिंग बट जिसका मैग्नीट्यूड है 2m स्क्वायर जी इंटू ये जे कैप। ये समझ में आया? हाँ है ना। अब देखो, अब तुम्हें इधर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तुमसे कोई पूछे इधर का यूनिट वेक्टर कितना होगा, देखो ये एंगल तीनों कितना होगा, ये बीच बीच के एंगल तीनों कितने होंगे 120, तो ये एंगल कितना होगा, ये 120, हाफ कितना हुआ 60, ये कितना हुआ 30। यूनिट वेक्टर क्या होता है कि मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो अगर तुम यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस 1 यूनिट मानते हो, 1 यूनिट, तो ये 1 यूनिट किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे। इस साइड का फोर्स तुम्हें पता है, लेकिन इधर का यूनिट डायरेक्शन जिसको बोलते हैं, जिसको डायरेक्शन वेक्टर बोलते हैं। तो डायरेक्शन वेक्टर कैसे निकालते हैं, देखो एफ, ध्यान से देखना, एफ जी सी, इसका मैग्नीट्यूड आपके पास पता है, लेकिन इसका ये नहीं पता आपका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये ऐसे ही हो गया कि जैसे आपका ये 1 यूनिट वेक्टर को आप इसको 2 साइड में रिजॉल्व कर रहे हैं, एक इस साइड में और एक इस साइड में। तो ये जो 1 यूनिट वेक्टर, इसको अगर रिजॉल्व करोगे, ये अगर 30 डिग्री है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 इंटू कॉस 30, और ये कितना हो जाएगा 1 इंटू साइन 30। यानी कि ये वेक्टर क्या हो गया, इस डायरेक्शन में एक्स के साथ है तो ये क्या हो जाएगा आई कैप है, और ये क्या हो जाएगा नीचे की तरफ है ये माइनस जे कैप। इसी समझ में आई? नहीं समझ में आया? फिर से बता दे रहे हैं, ध्यान से देखो, कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है, बोला गया कि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, तो यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड कितना है उसका 1, तो ये 1 हो गया। अब थीटा पे अगर जा रहा है तो इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा 1 cos थीटा, ये कितना हो जाएगा 1 sin थीटा। यानी कि ये जो वेक्टर 1 है ये 2 पार्ट में टूट गया, एक आई कैप में टूट गया और इधर एक जे कैप में। समझ में आया चीज? लेकिन यहाँ पे वेक्टर नीचे है, तो इसका जो 2 कंपोनेंट मैंने तोड़ा है तो ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा माइनस। तो ये बेसिकली वेक्टर क्या बन गया आपका, ये बन गया cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 आई कैप, और बताओ -1/2 जे कैप। ये पॉइंट सबको समझ में आया जो मैंने यूनिट वेक्टर किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, हाँ है ना। क्योंकि ये क्या चीज़ है आपका मैग्नीट्यूड, ये क्या है डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, इसको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, क्योंकि हमने 1 से लेके। अब इसका बताओ जरा, ये 30 तो ये भी 30 है, तो फिर से 1 में तोड़ दो तो ये 2 पार्ट में टूटेगा, ये कितना हो जाएगा 1 cos 30, लेकिन ये माइनस आई कैप, और इधर भी तो जो एफ जी बी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2m स्क्वायर जी माइनस √3/2 आई कैप -1/2 जे कैप, इक्वेशन 3। जे कैप प्लस कैसे होगा, नेगेटिव रहेगा ना, ये देखो इधर ही है ना। क्लियर हुआ सबको ये? तो इसको मैंने कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। अब तुम्हें बेसिकली नेट फोर्स निकालना है इस पॉइंट पे, यानी कि आपको एफ जी निकालना है। तो एफ जी इज नथिंग बट एफ जी ए प्लस एफ जी बी प्लस एफ जी सी, तीनों को ऐड कर दो।
तो सब में मैग्नीट्यूड सेम है, कॉमन आ जाएगा। देखो क्या आ रहा है, कॉमन आ जाएगा, 2m² g कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा j कैप प्लस √3/2 i माइनस 1/2 j कैप माइनस √3/2 i कैप माइनस 1/2 j कैप। ये वैल्यू क्या आ गई, ये कट के पूरा जीरो हो गया, यानी कि नेट फोर्स कितना है। तो ये आप वैसे भी फील कर सकते हो कि किसी बॉडी पे सेम डिस्टेंस पे सिमेट्रिकली अगर तीन लोग इक्वल फोर्स लगाएंगे तो वहाँ नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, तो इसको लिख लो। और सेकंड पार्ट देखो क्या है क्वेश्चन में, फिर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, देखो सेकंड पार्ट में बोला कि जो मास है एट ए उसको डबल कर दिया गया है। व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स ए इज डबल्ड। लिख लिया यहाँ तक, लिख लो। चलो अब इस मास को डबल कर दो, ट्वाइस कर दो, तो ये डबल होगा तो क्या चीज़, कौन सा फोर्स चेंज होगा, केवल आप ये फोर्स चेंज होगा। यहाँ पे 2m हो जाएगा, तो ये 2 × 2 मतलब कितना हो गया, ये 4m²g। बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ये 2 की जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। यहाँ पे जब 2 कॉमन करोगे तो यहाँ पे अंदर 2 बच जाएगा, 4 है ना भाई, तो 2 कॉमन कर लिए तो 2 बचा ना। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, देखो ये i से i अब भी कट गया, अब ये j से j क्या हो गया, -½ क्या हो गया, -1, यानी कि ये आंसर हो गया जो Fg हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m² g इंटू -1j नहीं, ये 2j और -j, तो ये +j हो जाएगा। तो इसका नेट फोर्स किधर जा रहा है, ये नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ये j कैप, मतलब ये ऊपर की तरफ है। हाँ, तो ये फोर्स ऊपर लग रहा है। ठीक है, अब 2 केस और डिस्कस करना है। देखो ये तो ग्रेविटेशन फोर्स हो गया ड्यू टू अ पॉइंट मास, मतलब किसी पॉइंट के चलते किसी पॉइंट पे कितना फोर्स लगता है। ठीक है, अब यही अगर आपकी एक कॉन्टिन्यूस बॉडी हो जाए, मतलब बहुत बड़ी बॉडी हो जाए, जैसे मान लो ये बॉडी क्या हो सकती है भाई, देखो एक छोटा सा मास के चलते ये मास m1 है, मास m2 है, आपने क्या किया सर, फोर्स निकाल लिया। जिस फोर्स की इस पॉइंट पे फोर्स क्या हो जाएगा, तुमने निकाल लिया कि Gm1 m2/r²। ठीक है, अब तुम्हें अगर ये बोला जाए कि इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है, अगर ये एक पॉइंट ना हो कि एक बॉडी हो जाए, जैसे एक रिंग हो जाए मान लो, तो ऐसे कई केसेज है, रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है। तो इन सब के जो सेपरेट डेरिवेशन है, कुछ डेरिवेशन आपके नेक्स्ट ईयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में किए गए हैं, जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो उसी से सीधे हम लोग इसको कोरिलेट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में चीज़ नहीं दिया है। फॉर द टाइम बिंग एनसीईआरटी किसी भी एक बॉडी के चलते किसी पॉइंट पे जो टोटल फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फोर्स कैसे लगेगा, देखो इस पॉइंट के चलते फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, इस पॉइंट के चलते फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। तो एट द एंड क्या होगा, इसको 2 कंप्यूटर ब्रेक करोगे तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, ये वाले सारे फोर्स क्या हो जाएंगे, नलीफाई हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो एट द एंड ये फोर्स केवल अंदर की तरफ, उल्टा कर दिया मैंने, ये अंदर की तरफ होंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज में फिर से आएगा, तो ये मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, जो भी स्कोप में है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब ऐसा हुआ कि मान लो जैसे एक मास तुम्हारा ये कैपिटल M है और ये स्मॉल m है, तो मैंने पूछा स्मॉल m पे कितना फोर्स लगेगा, कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, तो तुम बोलोगे सर मैं निकाल दूंगा। अभी आपने बताया मुझे Gm1 m2 अपॉन बीच की जो डिस्टेंस है, बता दिया। अब मैंने बोला कि m को आप 1 kg कर दो, तो अगर आप m को 1 kg कर दो, 1 kg का मतलब क्या हुआ, अगर F अपॉन m हो गया तो ये क्या आ गया, Gmm अपॉन r², मतलब इसकी जगह m की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 1 हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब फोर्स पर यूनिट मास, अगर 5 kg के मास पे 10 न्यूटन लग रहा है तो 1 kg पे कितना लगेगा, 2 न्यूटन। तो वो क्या कहलाता है, उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं, उसको E से लिखते हैं। समझ में आ गया, फोर्स पर यूनिट मास, बड़ा सिंपल टर्म में मैंने बोला कि इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 2 न्यूटन पर केजी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे अगर 1 kg का मास रखा हुआ है तो आपने
ठीक है, समझ में आया ये? तो दोनों स्मॉल, ये स्मॉल एम है, कैपिटल एम है। भाई देखो, अगर मैं एम को 1 kg रख दूँगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, Gm/r²। उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या डिफाइन करते हैं, उसी को ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। मतलब फोर्स को अगर मास से डिवाइड कर दोगे तो ये तो यूनिट हो गया ना। तो ये फोर्स पर यूनिट मास को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, अच्छा अब एक लिख लो, केस लिख लो स्फेरिकल सेल। ये आपके बुक में दिया गया है, केवल कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन नहीं। स्फेरिकल सेल, लेकिन इसका यूसेज बहुत आते हैं। स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल बेसिकली स्फीयर दो तरह के होते हैं। एक स्फेरिकल सेल होता है, ठीक है, तो स्फेरिकल सेल होता है और एक स्फीयर होता है। स्फेरिकल सेल का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारा फुटबॉल होता है, इट्स लाइक फुटबॉल, ये स्फेरिकल सेल है। ठीक है, स्फेरिकल सेल मतलब क्या है, यहाँ पे जो मासेस के पार्टिकल हैं इसके बाउंड्री पे हैं, एक स्फीयर है। ठीक है, तो स्फेरिकल सेल में अगर पूछा गया इस पॉइंट पे फोर्स कितना लगेगा, मान लो मैंने एक यहाँ पे एक फोर्स, एक स्मॉल m रख दिया, या इसी m को मैंने 1 kg रख दिया, दोनों के समझ लो, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा। तो इस पे तो फोर्स बोलोगे सर अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग मास होगा हर जगह पे। ठीक है, तो ये फोर्स यहाँ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी स्फेरिकल सेल के बाहर कोई पॉइंट पड़ता है तो इस पूरे स्फेरिकल सेल का जो मास है, अगर ये सिमेट्रिकल है और ये यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो इसके पूरे मास को हम कहाँ मान सकते हैं, इसके सेंटर पे, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। अगर इस टोटल का मास मान लो कैपिटल M है स्फेरिकल सेल का, तो इसको इट विल बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट मास लोकेटेड एट ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल। तो अब तुम्हारा नथिंग टू वरी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर आपको पता है तो इस पॉइंट पे जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, Gm/r²। इज इट क्लियर? तो इफ पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड, फोर्स का फॉर्मूला उसी तरह लगता है जैसे ये पूरा मास, जो स्फेरिकल सेल का मास एक पॉइंट मास में कन्वर्ट हो गया। दिस इज फर्स्ट केस। कौन सा केस है, पॉइंट आउटसाइड। यस या नो, समझ में आ गया? तो पॉइंट आउटसाइड में हो गया। सेकंड केस क्या है, अगर यही पॉइंट इनसाइड है, मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है, अगर ये पॉइंट यहाँ पे है तो अब देखो यहाँ का जो पार्टिकल है इसको यहाँ नज़दीक डिस्टेंस से तो लगेगा ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, यहाँ ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, यहाँ ज़्यादा फोर्स, और जो दूर वाला पार्टिकल है वो कम फोर्स लगा रहा है, ऐसा लग रहा है ना। लेकिन जब इसको इंटीग्रेट किया जाता है, लेकिन जब इसको इंटीग्रेट किया जाता है इंटीग्रेशन मेथड से, तो इस पॉइंट पे स्फेरिकल सेल के अंदर जो पॉइंट होता है, इस पे जो भी फोर्स लगता है नेट फोर्स, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्फेरिकल सेल के अंदर कोई भी मास अगर रख दिया गया है तो उस पर जो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, सारे नलीफाई हो जाते हैं, सारे तुम्हारे नलीफाई हो जाते हैं और इसकी वैल्यू 0 होती है। तो ये दो केस आपके बुक में दिए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ये पॉइंट आउटसाइड, ये लिख लो, पॉइंट इनसाइड में फोर्स ऑन अ पार्टिकल विच इज लाइंग इनसाइड अ स्फीयर इज 0। क्लियर है ये? ठीक है, देखो ये लॉ जो है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक बहुत ही अजीब सा लॉ है। अजीब सा लॉ क्या है, अब ये डस्टर रखा है, ये मुझे भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये पेन भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, तुम भी अट्रैक्ट कर रहे हो, ये लैपटॉप भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, ये वॉल अट्रैक्ट कर रहा है, हैं? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है भाई। ये मास m1 है, ये m2 है, बीच में डिस्टेंस है, तो फोर्स है, तो कितना अट्रैक्ट करेगा। मान लो मैं 70 kg का हूँ, मैं 70 तो नहीं हूँ और ज़्यादा हूँ, ठीक है, ज़्यादा kg का हूँ, जो भी है 70 kg का है, और मान लो सामने लैपटॉप 2 kg का है और डिस्टेंस मान लो 1 मीटर है, जी अभी नहीं पता है मुझे, तो ये फोर्स कितना आ रहा है, 140 जी। अब जी की वैल्यू अगर 1 हो गया तो ये 1 न्यूटन, 140 न्यूटन, मतलब इतना बड़ा हो गया कि किसी को मुक्का मार रहा है, धड़ा धड़ धड़ा धड़, हैं?
सर अगर ज़्यादा क्रॉस पॉइंट पर रखे तो मतलब तो और फोर्स लगेगा। अगर जी कम होगा तो इनवर्स स्क्वायर ला और तेज़ी से खींचेगा, मतलब चिपका लेगा मुझे, तो हर समय मैं कहीं ना कहीं चिपका रहूँगा। हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो भाई हैं इनकी वैल्यू फिक्स है। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल मतलब बहुत सारे ऐसे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू वेरी करती है। कोई एग्जांपल पता है कोई ऐसा कांस्टेंट? जी, कौन सी जी? जैसे रेजिस्टेंस में स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है, मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे क्या होती है, एक टेम्परेचर पे फिक्स होती है। कॉपर का वायर है तो जो रेजिस्टिविटी रहेगी तो ये मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। इसको मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल मतलब एकदम एब्सोल्यूट, जैसे पाई है, पाई कांस्टेंट है ये। तो ये जी एक कांस्टेंट है। इस जी की वैल्यू हम लोग लेबोरेटरी में निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको अगर निकालोगे नहीं तो ये फोर्स से फ़ायदा क्या हुआ, हमको हमेशा जी लेके बैठेगा ये। तो आपको इस जी को निकालना जरूरी है कि नहीं ज़रूरी है, हैं? तो अगला हेडिंग डालो। और ये कई स्कूलों में लेबोरेटरी में होता है, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हेडिंग डालिए, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कई स्कूलों में है, कई स्कूलों में, लेकिन आप लोग के यहाँ लेबोरेटरी तो खुलती नहीं ज़्यादा लोग के यहाँ, लेकिन अगर खुलती है कुछ लोग के यहाँ तो ये एक्सपेरिमेंट है। देखो ध्यान से सुनो कि एक्सपेरिमेंट क्या है। ये एक बहुत ही लंबा थ्रेड है, इसलिए लैब में जो वॉल होती है बड़ी ऊंची ऊंची होती है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं एक्सपेरिमेंट। अब बीच में मान लो एक बहुत ही पतला सा रॉड है, स्ट्रेट वायर रॉड है, ठीक है, और यहाँ पे एक बड़ा सा मास है, ये बड़ा सा मास है। तो ये मैं साइड व्यू देख रहा हूँ। अगर टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू भी ऊपर से क्या दिखेगा, ये ऐसे ही दिखेगा, ये तो ऐसे ही दिखेगा। इसके बगल में थोड़ी डिस्टेंस पे, अब इसमें तो पीछे छुप जाएगा, इसमें आगे, तो इसमें मैं ऐसे करके बना दे रहा हूँ और इसमें मैं आगे बना दे रहा हूँ। लेकिन साइड व्यू में देखोगे तो ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा। विजुलाइज कर पा रहे हो? और ये जो धागा है ये ऐसे करके है, ये ऐसे करके, ऐसे मतलब ऐसे करके लटका हुआ है। ये जो रॉड है लंबी सी रॉड बना दें, ये देखो ये लंबी सी रॉड है। ये यहाँ पे एक बहुत बड़ी लेड बॉल होती है मेरे ख्याल से, हाँ लेड बॉल क्यों लेते हैं, लेड क्यों लेते हैं, आयरन क्यों नहीं लेते? नहीं, सस्ता नहीं है। लेड तुम लोग कहाँ पे पड़ता है पीरियोडिक टेबल में? PB 82। आयरन कहाँ पड़ता है? 26, ठीक है। ये इसमें कितने का फ़र्क है, मतलब कितना मास नंबर में फ़र्क है? 26, 81। मतलब इसकी जो डेंसिटी होगी ये बहुत ही हाई होगी, मतलब ये बहुत ही हैवी मेटल होगा। समझ में आया? मतलब छोटे से, समझ में आया चीज़? तो ये लेड बॉल क्यों लिया गया है? क्यों लेड बॉल लिया गया है? क्योंकि लेड बहुत हैवी होता है। ये इधर बहुत हैवी मटेरियल, इधर बहुत हैवी मटेरियल है। इसके बगल में छोटी सी बॉल है, जैसे ऊपर से देखोगे तो छोटी सी बॉल, ये भी लेड है। यानी कि यहाँ बड़ा फुटबॉल है, इसके बगल में छोटा फुटबॉल है। ये बड़ा फुटबॉल थोड़े डिस्टेंस पे, बहुत ही कम डिस्टेंस पे रखा है साइड में। ये हैंग कर रहा है, जैसे मान लो ये टेबल है तुम्हारा, ये टेबल पे ऐसे रखा है और जस्ट इसके बगल में टेबल पे रखा है मान लो, ठीक है, थोड़ी डिस्टेंस पे रखा है, वो मान लो 2 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर। क्लियर है? तो ये वायर बहुत ही लंबा है और इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, तो ये इसको अपनी तरफ, ये अब ये फिक्स बॉल है। देखो ग्रेविटेशन में ये जिस फोर्स से खींचेगा वही फोर्स ये भी खींचेगा। अगर इन दोनों को तुमने फिक्स कर दिया तो ये इस पर क्या करेगा, ये इसको पुल करेगा, ये इधर पुल करेगा, तो इसके चलते क्या होगा, ये वायर धीरे धीरे बेंड होना शुरू करेगा। यस या नो? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया भाई? अगर एक मास यहाँ पे, एक मास यहाँ पे, तो दोनों, अगर तुम मान लो स्पेस में चले गए हो और दो मास को ऐसे रख दिए हो तो दोनों क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। क्यों आएंगे पास में? अट्रैक्ट हो जाएगा भाई। अगर अर्थ को रोक दिया जाए तो सन क्या करेगा, अर्थ को खींच लेगा।
हैं। और अगर अर्थ को तुम रोक दिए, सुपरमैन आके अर्थ को रोक दिया, तब कौन खिंचाएगा? मून नहीं, मून मान लो अभी है ही नहीं भाई। देखो, एक बड़ी बॉडी एक छोटी बॉडी है, दोनों एक दूसरे को बराबर फोर्स से खींचते हैं। इसको आपने रोक दिया तो अब क्या होगा भाई? बड़ी और छोटी में छोटी वाली इसको रोक दिया तो अब ये आएगा आपके पास, तो सन आपके पास आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। ये समझ में आया? तो इस केस में अगर छोटे वाले बॉल को आप होल्ड कर दिए हो तो बड़ी वाली बॉल क्या होगी? उसके पास जाएगी, अट्रैक्ट होगी, सिमिलरली अट्रैक्ट होगी। तो ये इस एक्सिस पे जब बैठा हुआ है तो ये कितना फोर्स लगाएगा यहाँ पे, जरा बताओ। ये फोर्स कितना हो जाएगा? जी, मान लो कैपिटल एम है, स्मॉल एम है, जी एम एम बाई, हाँ जितना भी डिस्टेंस है, मान लो इसको डिस्टेंस को इसने डी ले लिया है, ये डी स्क्वायर, ये छोटा सा डी है। ये जो फोर्स है वही सेम फोर्स यहाँ भी लगेगा, है? तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कपल प्रोड्यूस कर रहा है। ये धीरे धीरे इसको क्या करेगा? इसको ऐसे रोटेट करेगा हल्का सा, समझ में आइए? तो ये जब रोटेट करेगा तो कोई चीज़ को अगर तुम रोटेट करोगे तो क्या घूमती जाएगी वो? जैसे मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, इधर आओ हाथ ऐसे पकड़ लिया और तुम घुमाते जाओगे तो क्या मेरा हाथ घूमता जाएगा? हैं? रुकेगा। कौन रोक रहा है? जॉइंट रोक रहा है। मतलब कोई इस पर क्या लगा रहा है? एक फोर्स लगा रहा है ना, हैं? तो जैसे स्प्रिंग को तुम खींचते हो तो क्या स्प्रिंग फैलती चली जाएगी? भाई एक फोर्स अगर जब बराबर हो जाएगा तो रुक जाएगा। ऐसे कोई चीज़ जब तुम रोटेट करते हो, कभी घर में करना, सिंपल सा ऐसे रोप ले लो और रोप को तुम घुमाते जा रहे हो, रोप घूमती जाएगी, बहुत दम लगाओगे और घूमती जाएगी, एक समय क्या आएगा? रुक जाएगी वो। कहने का मतलब ये जो रोटेशन के चलते जो फोर्स लगता है इसको टॉरिसन फोर्स बोलते हैं। जो स्ट्रेट लगता है उसको स्प्रिंग फोर्स बोल दिए। जो रोटेशन के चलते किसी को घुमा रहे हो, मान लो कोई वायर है, वायर को तुम ट्विस्ट कर रहे हो तो ट्विस्ट तो होगा वो, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होगा? वो उसको रजिस्ट करेगा। यस या नो? समझ में आया? तो अगर मैं बोला 1 न्यूटन फोर्स लगा है या 1 न्यूटन का टार्क लगा है, 1 न्यूटन मीटर का टार्क लगा है, तो मान लेते हैं 2 डिग्री घूमता है। अगर 2 न्यूटन मीटर लगा दोगे तो क्या होगा? ये 2 डिग्री घूमेगा। तो बेसिकली क्या होगा? ये टॉर्क भी कितना टॉर्क लगा रहे हो उतना ही घूमेगा। ये नहीं कि कुछ भी लगा दोगे तो हमेशा घूमता जाएगा, जितना टॉर्क उतना ही घूमेगा ये। तो यहाँ बताओ ये टॉर्क कितना प्रोड्यूस कर रहा है? ये इसको अपने इस साइड घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ये असिस्ट कर रहे हैं। तो टोटल टॉर्क कितना हो गया? टोटल टॉर्क कितना हो गया? मान लेते हैं इस पूरे के डिस्टेंस ये L है, तो इसमें अंदर की तरफ, इसमें बाहर की तरफ फोर्स, तो ये टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा? ये टोटल टॉर्क तुम्हारा फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L/2। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस कितना हो गया? G/m/d स्क्वायर इंटू L/2 प्लस जी, एक सेकंड, तो ये जो तुम्हारा है ए भी सेम ही लगेगा, G/m/d स्क्वायर इंटू, यानी कि टोटल टॉर्क कितना हो गया? G/m/d स्क्वायर इंटू L। ये समझ में आ गया? ये तो टॉर्क इसके चलते ये घूमना शुरू किया है, ये मतलब रोटेट होना शुरू किया है। अब ये जो वायर होता है, हर वायर को आप पहले ही लेबोरेटरी में ये मेजर करके रख सकते हो कि जब 1 न्यूटन का हम कपल लगाते हैं तब कितना एंगल घूमता है, जब 2 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तब कितना एंगल घूमता है, जब 3 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगाएंगे तब कितना घूमता है। यानी कि उस रॉड के लिए आपने टाउ, ये टाउ बेसिकली टॉर्क नहीं है, ये क्या है बेसिकली? टॉर्क पर यूनिट नहीं, टॉर्क पर यूनिट नहीं, कितना टॉर्क लगाने पे कितना घूमा है, तो टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन या डिग्री या रेडियन। मतलब अगर 1 डिग्री घूम, तुमने इसको मेजर कर सकते हो तुम लेबोरेटरी में। भाई किसी वायर में कितना, भाई स्प्रिंग में 1 न्यूटन लगाए कितना एक्सटेंशन हुआ, 2 न्यूटन लगाए कितना एक्सटेंशन हुआ, 3 न्यूटन लगाए कितना एक्सटेंशन हुआ। अब मैंने बोला कि इतना एक्सटेंशन में कितना फोर्स लग रहा होगा, तो निकाल सकते हो। तो सेम ऐसे ही तुम इतना टॉर्क लगाए तो इस वायर के लिए टाउ आप मेजर कर सकते हो।
जब ये रोटेट किया है इस टॉर्क से, तो मान लेते हैं कितना डिफ्लेक्ट किया है, ये थीटा डिफ्लेक्ट किया है। मतलब ये वायर जो ऐसे था, ये ट्विस्ट कितना हुआ है, थीटा डिग्री ट्विस्ट किया है। तो ये जो टॉर्क होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये टाउ इंटू थीटा इज इक्वल टू जी एम बाई डी स्क्वायर इंटू एल। अब देखो ये फॉर्मूला समझ में आया है। इसमें क्या क्या चीज़ नोन है, एल बीच की लेंथ, मास स्मॉल डी, टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन वायर का, और कितना डिफ्लेक्ट किया है इस मास को लगाने पे, ये आप मेज़र कर लेते हो लैब में। तो इस फार्मूले से आप क्या निकालते हो, कैपिटल जी की वैल्यू। और जो कैपिटल जी की वैल्यू होती है ये होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, और यूनिट लिख लो उसका न्यूटन पर केजी स्क्वायर। तो ये एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी है जो कि लेबोरेटरी में आप लोगों को कराई जानी चाहिए। ये बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है। क्यों इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव होता है, क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स से काम किया जाता है, और ग्रेविटेशन फोर्स इस कैपिटल जी के चलते उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर इसके आसपास तुम बड़े बड़े पहले ही ऑब्जेक्ट रख दिए हो तो कुछ नहीं होने वाला है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के पहले उसके आसपास एकदम क्लियर कर दीजिए, ठीक है, तो तभी ये रोटेशन होगा। ठीक है, ये तभी आप इसको मेजर कर सकते। और इसके मल्टीपल तुम वो कर सकते हो। मल्टीपल आप जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसकी एक रीडिंग नहीं लेते हैं, मल्टीपल रीडिंग करते हैं विथ मल्टीपल टेस्ट केसेस लेते हैं। टेस्ट केसेस मतलब कि पहले मान लो तुमने लेड की जो बॉल लिया है, मान लो 5 kg की है, बाद में अब 10 kg की, तो ऐसे करके कई केसेस में करके ये जी की वैल्यू आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसी का नाम क्या है, कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। इसीलिए एक आप लोग को कहावत कही जाती है कि कैवेंडिश वेटेड द अर्थ। कैवेंडिश जब जी निकल गया ना तभी अर्थ का वेट निकाल पाए हम लोग। तो बिकॉज ऑफ कैवेंडिश वी वर एबल टू फाइंड द वेट ऑफ अर्थ। तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो ये आपने जी यहाँ तक निकाल लिया है। ठीक है।